what is the difference? We say weather is forecasted and expenses are estimated. Expenses and incomes are estimated. How does it differ? कोई बताएगा? Someone can make an attempt. Anyone? नहीं? देखो वेदर फोरकास्ट होता है, फोरकास्टिंग में कम ट्रू और नॉट. वेदर फोरकास्ट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट? वेदर फोरकास्ट विल नॉट ऑलवेज बी ट्रू. इट विल बी ट्रू ऑन सम केसेस, false on some cases, correct? So forecasting may not be true. मतलब ऐसा है बारिश गिरेगी, वो लोग एस्टिमेशन देते हैं, गिरती भी है और नहीं भी गिरती है, लेकिन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट आर एस्टिमेटेड इन आर टू हैपन. क्या लेंगे? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर एस्टिमेटेड. हम एस्टिमेट करते हैं ये खर्चा होगा और वो खर्चा होता भी है. सिर्फ फर्क क्या है, वो कम होगा या ज्यादा होगा. इट विल बी मोर और लेस. यस और नो? डू यू एग्री और नॉट? मैंने एस्टिमेट किया कि मेरे को शूज खरीदने हैं, अभी दिवाली आ रही है, सो एवरीवन विल एस्टिमेट शूज, ड्रेस, अदर एक्सेसरीज. बॉयज के लिए बेल्ट, परफ्यूम, गर्ल्स के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स. गर्ल्स तो हैव नेवर एंडिंग डिमांड्स. सो अभी आप लोगों ने ये सारे खर्चे एस्टिमेट किए. यू एस्टिमेटेड दैट दिस विल बी ऑफ 1000, ड्रेस कुड बी ऑफ 2000, एक्सेसरीज ऑफ 500 और 700. तो ये आपने एस्टिमेट किया, ठीक है. अब जब खर्चा करने गए, इट विल हैपन, ये सारा खर्चा होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, आपका जो खर्चा होगा थोड़ा इससे कम या ज्यादा होगा, बट होगा तो सही ना. सो बजट इज एस्टिमेशन of income and expenses of future. Now what is capital? We all know capital means any investment which is for the long term. हम सबको पता है capital क्या है. Any capital, when we say, it is all investment for a long term period. Are you getting it? So now we are going to discuss in this topic about कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू बजट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मींस आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विच इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, विच इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आप कोई नई मशीनरी खरीद रहे हो, कोई नया प्लांट खरीद रहे हो, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू डिमांड लॉट ऑफ मनी. वो इन्वेस्टमेंट में आपका बहुत सारा पैसा जाने वाला है. अभी एक सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ. आपके घर पे आपने ये बहुत बार देखा होगा, आपको नई टीवी खरीदनी है. ऐसा होता है क्या, आज पापा मम्मी ने सोचा टीवी खरीदनी है और गए और ले आए? नहीं. टीवी खरीदनी है सोचा तो देन टीवी, अगर आपने सोचा है आपको दिवाली पे न्यू टीवी लेनी है, तो आप सबसे पहले क्या सर्च करोगे? कौन सा मॉडल? पहले तो कंपनी, करेक्ट. फर्स्ट विल फाइनलाइज कंपनी. आजकल तो वन प्लस, एमआई, सोनी, यस, वन प्लस, एमआई, सोनी और एलजी, सैमसंग, बराबर बहुत सारे ब्रांड्स हैं. मैंने ये कुछ ब्रांड लिखे. तो आपने टीवी खरीदने के लिए सबसे पहले कंपनी फाइंड आउट की, ठीक है. कंपनी फाइंड आउट करने के बाद उनका मॉडल, दैट इज फीचर्स. यू ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स फीचर्स. आपने सबके फीचर्स निकाले. अभी वो फीचर्स में कितने इंच का है, एलईडी है, स्मार्ट टीवी है, उसका ये क्या है, क्या बोलते हैं ना, स्मार्ट टीवी है, और क्या हो सकता है बताओ. आप लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो इन सब चीजों में. फिर आप लोग देखते हैं एंड्रॉइड बेस्ड है या नहीं है, करेक्ट. यस और नो?
और क्या देखोगे? हाँ, उसका साउंड सिस्टम, उसके साथ स्मार्ट वॉच, टीवी के साथ स्मार्ट वॉच मिलती है। फिर आप साथ में ये भी देखोगे ऑफर्स क्या क्या है, करेक्ट? ये सारे फीचर्स देखने के बाद ऑफर्स एज वेल एज यू लुक इनटू द प्राइस, ये सारी चीजें स्टडी करोगे सब मॉडल्स की। अब आज के डेट में नॉर्मली सारे टीवी के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। व्हाट डिफर्स इज प्राइस, व्हाट डिफर्स इज प्राइस। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आता है? प्राइस का। चाइना मेड है तो सस्ता मिलेगा। अभी सैमसंग इज कोरिया मेड, सैमसंग इज कोरियन कंपनी, एलजी इज इंडियन कंपनी, बाकी सारे चाइना मॉडल है। नहीं, सोनी इज अगेन इंडियन कंपनी, नहीं आई थिंक इट्स जापानीज कंपनी, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक इट्स जापानीज कंपनी। सो ये सारे मॉडल्स हमने स्टडी किए। अभी वन प्लस और एम आई इज वेरी चीप, ये दोनों बहुत चीप है, सस्ते हैं। वेरएज अगर आप सैमसंग लेने जाओगे तो सैमसंग, सोनी एंड एलजी आर कॉस्टली, कंपेयर करोगे तो दीज आर चीपर बिकॉज इट इज चाइना मॉडल, चाइना का है। और आजकल तो हमने चाइना को बाइकआउट किया है। अभी इन सब चीजों को जब आप स्टडी करते हो, यू हैव स्टडीड देयर मेक, यू हैव स्टडीड देयर प्राइस। अभी इसमें आपने सबका प्राइस स्टडी किया। ये 1 लाख की है, बहुत ज्यादा है मुझे पता है 1 लाख, बट लेट अस अज्यूम कि बहुत बड़ा होम थिएटर है। एम आई इज 80,000, सोनी इज 1,15,000, LG is 1,10,000 and Samsung is 1,21,000। अभी आप मुझे बताओ हाउ विल यू टेक अ डिसीजन, ये प्राइस है, हाउ विल यू टेक अ डिसीजन, ये मेक है और ये प्राइस है। अब मैंने आपको बोला आपको डिसाइड करना है, पैसा मैं आपको दे रही हूँ टीवी खरीदने के लिए। सोनी इज कोरियन, ओके थैंक यू। वैशाली थैंक यू। अभी मेरे को आप लोगों से ये जानना है हाउ यू विल बी डिसाइडिंग which company's model will you select, what will be your criteria for selecting this investment decision। आप ये investment decision किस बेसिस पे लोगे, क्या सोच के आप डिसीजन लोगे? ऑल ऑफ यू हैव अ चांस टू आंसर, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। देखो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। कोई सोचेगा, अभी मेरी मम्मी है एग्जांपल, माय मम्मी और माय सिस्टर इन लॉ, उनका ऐसा सोचना है कि क्या फायदा महंगी टीवी लेके भी, सस्ती टीवी लेंगे तो भी चलेगी तो उतना ही टाइम, तो बेटर सस्ती टीवी लेने का। एवरीवन विल बी हैविंग अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। मैं सोचूंगी सोनी की टीवी लेने का क्योंकि सोनी का साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, और हम टीवी में दो ही चीजें देखते हैं ना, कलर या क्वालिटी। यस, मोसेस ने लिखा है सैमसंग। क्या कर रहे हो आप? मेरे को मेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये डिसीजन चाहिए अभी आप लोगों से। वैशाली क्या, विच, व्हाट वुड बी योर बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा आपका? बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? मतलब अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी टीवी खरीदनी है, वेदर यू वांट टू बाय वन प्लस, वेदर यू वांट टू बाय एम आई, वेदर यू वांट टू बाय सोनी, एलजी, सैमसंग। एवरीवन विल चूज अ डिफरेंट ऑप्शन, बट आई वांट टू नो what would be your basis। yes, quality and trust, Samsung, Pranav says quality and trust, नंदनी सेज MI, ठीक है, मेरे को रीजन भी बताओ क्यों। तन्वी सेज ड्यूरेबिलिटी, आप चेक करोगे कौन सी टीवी ज्यादा चलेगी, ओके वेरी गुड। और 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 अरे ये तो कितना मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। दिस आई थिंक यू शुड ऑल बी एबल टू आंसर, आप सबको आंसर देने आना चाहिए। दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। मैम क्योंकि उसका रेट कम है और ज़्यादा नहीं तो कुछ दिन तो चलेगी ही ना।
आई एम राइटिंग हियर द पैरामीटर्स. किसी ने बोला प्राइस, किसी ने बोला ड्यूरेबिलिटी, दैट इज क्वालिटी. हाँ, ड्यूरेबिलिटी, टाइम स्पैन, वही ड्यूरेबिलिटी आ जाता है ना. क्वालिटी, साइज एंड प्राइस. मतलब बेसिकली किसी ने कस्टमर सर्विस भी लिखा था. ये क्या है? P2I कोटिंग माझी, मुझे नहीं पता क्या होता है वो. आई डोंट नो. कैन वाटर रेजिस्टेंट. ओके ओके, यस करेक्ट. मेरे यहाँ इतनी बड़ी सैमसंग की 1.5 लाख की टीवी घर पे लगी हुई है, बट बाय मिस्टेक आई एंड माय मॉम क्लीन द स्क्रीन विथ दैट वाटर. थोड़ा वाटर स्प्रे किया, उस पे स्प्रिंकल किया एंड आई ट्राइड टू वाइप इट आउट. पूरे उस पे ना लाइंस आ गए हैं. इतना महंगा टीवी इट गॉट, मतलब now it is like it does not have a clear screen. So good quality, long term guarantee. Yes, हम guarantee warranty देखते हैं. Very good. So these are some of the parameters which will help us in deciding the base, will be helping deciding the deciding our decision. These are the parameters which will help us in taking a proper decision. बराबर के नहीं. अब सपोज सबका प्राइस अलग है, प्राइस सेम है लेकिन ड्यूरेबिलिटी अलग है. कस्टमर सर्विस गारंटी वारंटी, अभी सैमसंग के सर्विस सेंटर सब जगह है. इफ यू सी इट्स इन अंबरनाथ, इट्स बदलापुर, उल्लासनगर, सब जगह. जबकि आप MI का सर्विस सेंटर देखोगे तो शायद सिर्फ कल्याण में है. वन प्लस का तो थाने में है. So all these things we need to consider when we decide to purchase a product which is of long term duration. क्या है? अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं तो हमको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, because we are investing a lot of money and that investment is not for 1 year, it is for couple of years. Correct? So we need capital budgeting decision. हम लोग कैपिटल बजटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कब कब लेते हैं? जब हम कोई नया एसेट ऑर्डर कर रहे हैं, जब हम मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जब हमको अल्टरनेटिव्स चूज करना है, जैसे ये वन प्लस है, MI है, सोनी है, ये अल्टरनेट्स है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है तो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है. जब हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करना चाहते हैं, अभी कॉलेज को एडवर्टाइजमेंट करना है अपने कॉलेज के कोर्सेज का, सो देयर वुड बी n नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के. व्हाट आर दोस मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट? यू कैन हैव n नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. जैसे कि you can go for TV ads, you can go for social media ads, you can go for hoardings. तो उसमें से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा which will be more effective. कौन सा सस्ता है और इफेक्टिव ज्यादा है? तो आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया एड इज मोर इफेक्टिव एंड सस्ता ऑल्सो, वेरी चीप. सो देयर आर डिसीजंस व्हिच नीड टू बी टेकन फॉर वेरियस थिंग्स. अभी एज पर John Hampton, capital budgeting describes the firm's formal planning process of acquisition and investment of capital. तो ये definition क्या बोलता है? It is a process. Capital budgeting is a process for acquisition. Acquisition means purchase. For acquisition and investment of capital, जहाँ पे आप capital invest करो उसका जो process है उसको बोलते हैं capital budgeting. Now what are the features of capital budgeting? Features क्या होंगे? Just a minute. Hello. Yes, madam. Good morning, madam.
फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अभी कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? कैपिटल बजटिंग में पहला तो लॉ, एक बहुत लंबा फिगर इन्वॉल्व है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट है, yes, large amount, long period, huge risk, yes, very good। किसने लिखा ये? विशाली, वेरी गुड। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। अगर हमने खर्चा कर दिया और वो प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं हुआ तो हमारा बहुत सारा पैसा लॉस हो जाएगा। इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब आज इन्वेस्ट किया तो कम से कम 10 साल तो टीवी चलनी चाहिए कि नहीं? सो इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। And capital budgeting decisions always impact business with highest level of, मतलब इसमें क्या होता है ना, company is investing for a longer period and with a motive to earn higher profit। अपना लेवल ग्रो करने के लिए, कंपनी को अपना लेवल ग्रो करना है। कंपनी अगर कंप्लीट ऑटोमेशन में जाती है तो द लेवल ऑफ ऑपरेशंस विल डेफिनेटली गो वेरी हाई। तो कंपनी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस हियर, और एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इट इज इरिवर्सिबल। आप वापस कुछ कर सकते हो क्या उसका? एक बार कर दिया तो कर दिया। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। Capital budgeting, what does it features? It involves large amount, it involves high risk, it is for a longer period of time, it is aimed to increase the earnings of the business। मतलब मेन हम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमको अर्निंग्स बढ़ानी है। आप टीवी क्यों ले रहे हो? नहीं, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके, यू कैन सी बेटर प्रोडक्ट, यू कैन सी बेटर पिक्चर्स। एंड एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आपको समझा रहे नहीं ये तो अच्छा डिसीजन नहीं था, तो can you get back your money? No, so it is irreversible। once done is done, correct? So what are the features of capital budgeting? फटाफट बताओ, what are the features of capital budgeting? बताओ क्या क्या फीचर्स है, डालो ना चैट बॉक्स में। आर यू ऑल स्लीपिंग? पहला फीचर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? yes, large amount, very good। second feature, high risk। थर्ड फीचर, खाली दो ही लोग आंसर दे रहे हैं, लॉन्गर पीरियड, वेरी गुड। तन्वी और दीपेन दो ही आंसर दे रहे हैं। थोड़ा शॉर्टकट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। इट विल इंक्रीज द अर्निंग और रिड्यूस द कॉस्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट, मतलब हम लोग प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। एंड वंस इट इज इनकर्ड इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होगा, इट वोंट गेट रिवर्स्ड। इज दैट क्लियर? डन। नाउ what is the capital budgeting process? yes, funds also come ना, जब आप हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली फंड्स इंक्रीज करने के लिए तो कर रहे हो ना। नाउ प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग? कैसे कैपिटल बजट करोगे? कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट जनरेशन, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट जनरेशन। देयर विल बी नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, वन विच एस्टिमेट्स इंक्रीज इन रेवेन्यू, अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट वो होगा जो आपका रेवेन्यू बढ़ाएगा, जैसे आपने फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन कर दी तो आप प्रोड्यूस ज्यादा करोगे तो सेल भी तो ज्यादा करोगे ना, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर रेवेन्यू।
Second type of investment will be one which will reduce the cost. आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. जैसे आप ऑटोमेशन कर रहे हो, मैकेनिकल पहले मैनुअल था, मैनुअल से अभी आप में ऑटोमेशन पे आ गए. ऑटोमेशन में वर्कर्स कम लगेंगे, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. अगर कॉस्ट कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गया, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. मेरा सेल्स नहीं बढ़ रहा है, my sales is not increasing, but I have reduced my cost, so automatically my profit is going to increase. अभी पहले लोग पेट्रोल या डीजल ड्रिवन इंजन से कार चलाते थे, पेट्रोल कार होती थी या डीजल कार होती थी ना. एवरीवन इज शिफ्टिंग ओवर टू सीएनजी. ये जितना भी ओला उबेर ये सब चलते हैं, इनफैक्ट आपके ऑटो रिक्शा वाले भी, दे आर नॉट यूजिंग पेट्रोल और डीजल, दे आर यूजिंग सीएनजी कार्स. सीएनजी यूज करने से क्या हो गया, उनका ट्रैवलिंग का जो पेट्रोल कॉस्ट था वो कम हो गया. सीएनजी इज नॉट, सीएनजी से आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है, सीएनजी की वजह से आप सस्ते में ट्रैवल कर लेते हो. तो आपके कस्टमर्स तो वही हैं. आप जाने वाले लोग स्टेशन 10 बार अगर ऑटो जाती है तो वो 10 ही बार जाएगी, वो 10 से 20 बार नहीं होगी. अगर आपने सीएनजी कर दिया तो वो 10 ही रहेगी, लेकिन वो 10 बार जाने का खर्चा अब कम हो गया, बिकॉज नाउ यू हैव अ सीएनजी ऑटो. आर यू गेटिंग इट? Sales is not affected, but what is affected is cost. Cost is reduced. Cost कम हो गया तो profit automatically बढ़ जाएगा. So first you need to find out project, whether you want to go for a project which will increase your revenue or which will reduce your cost, and accordingly then your decision goes. Second, project evaluation. आपने देखा कि आप किस तरह से रेवेन्यू बढ़ा सकते हो. चलो देखते हैं. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. आपने सोचा नया प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, या आपने सोचा न्यू ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं. न्यू ज्योग्राफिकल एरिया ढूंढा. So you are trying for alternative how you can increase revenue. रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं. आपने सोचा एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देते हैं तो उससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट. सो यू हैव फाइंड आउट वेरियस प्रोजेक्ट्स जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ सके. आपने सोचा नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नया मशीनरी लगेगा, नया R&D लगेगा, तो आपने उसमें ज्यादा खर्चा है. फिर आपने सोचा नए ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं, न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं. आप नए ज्योग्राफिकल एरिया में गए, तो वहां पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट टोटली नया है. उस टोटली नए प्रोडक्ट को आपको वहां पे बहुत सारी पब्लिसिटी देनी पड़ेगी. सो न्यू ज्योग्राफिकल एरिया इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क, और यू नीड टू डू सम एडवर्टाइजमेंट, इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट इन करंट वर्किंग. सो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपने ढूंढे. बाद में इसको इवैल्यूएट किया. इवैल्यूएट किया मीन्स इसको डिटेल स्टडी किया, एंड यू फाउंड दैट न्यू ज्योग्राफिकल एरिया इज अ बेटर ऑप्शन. तो आपने उस ऑप्शन को लेके यू वेंट ऑन विद द फाइंडिंग्स. ग्यारह बजे को वो प्रॉपर्टी राइट्स का सेशन है ना, DY वाले बच्चे को अटेंड करेंगे. आप अपना 10 बजे भी आपने डाला है ना, लेकिन आप डालो इंस्टेड ऑफ नीतू मैडम आई एम टेकिंग द लेक्चर में 11 बजे. मैं वैसे भी नया टॉपिक है जब आपके बच्चे बैठेंगे. नहीं 11 बजे वो बच्चे किधर नहीं बैठते हैं. नहीं आपके लेक्चर में नहीं बैठेंगे. हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ. ये तो आपकी डाली नहीं डालती, क्योंकि ना मेरा नया टॉपिक चल रहा है तो बच्चे मिस नहीं करेंगे. और कल से तो अटेंडेंस भी बढ़ गया क्योंकि उनका एग्जाम डेट्स आ गया है. हाँ मिस, एग्जाम डेट से याद आया, मिस ने आपको भेजा TYCS स्टार्टिंग फ्रॉम 25 नवंबर.
मतलब अपना 25 नवंबर को नहीं होगा, वो सब्जेक्ट हमने ऑप्ट नहीं किया है, तो अपना 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आ गया टाइम टेबल। आ गया। हाँ, प्रिंट निकाल के अभी लगा दूँ फिर फाइल में। हाँ, बच्चों को भेज दूँ। हाँ हाँ, खाली कंप्यूटर साइंस का है। नहीं, दोनों का भी, ITCS दोनों भी, लेकिन CS का 26 से स्टार्ट होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ऑप्ट नहीं किया है, एंड IT का 25 से स्टार्ट होगा। मैं आपको भेजूं? भेज दो। ठीक है। यस, एंड थर्ड, आपने इवैल्यूएट किया, सबके प्लस और माइनस स्टडी किए प्रोजेक्ट के। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट मींस यू हैव स्टडीड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द ऑफ योर ऑप्शंस। जो जो आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढे थे उन सबका प्लस और माइनस स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट को बहुत डिमांड है, जैसे अभी बहुत प्रोजेक्ट सिलेक्शन। आपने न्यू प्रोडक्ट के लिए स्टडी किया, मार्केट है, डिमांड है, लेकिन आपने ये भी स्टडी किया साथ में कि उस न्यू प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको नया मशीनरी लगेगा, नए लोग लगेंगे। आपने सारा उसका प्लस और माइनसेस ढूंढा। न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है, लेकिन नए एरिया में कोई आपको जानता नहीं है, तो नए एरिया में पहले तो आपको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो आपने दोनों प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है प्लस एंड माइनसेस दोनों फाइंड आउट करना। जैसे ये अभी हम लोगों ने ऑप्शंस इवैल्यूएट किए ना, OnePlus, MI, सोनी, LG, सबका पहले प्राइस देखा, ड्यूरेबिलिटी देखा, साइज देखा, कस्टमर सर्विस, गारंटी, वारंटी देखा। दिस इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। अभी इवैल्यूएट करने के बाद हमको समझेगा कि कौन सा हमारे लिए सही है। जो चीज मेरे लिए सही होगी वो जरूरी नहीं है आपके लिए सही होगी। Every business will have its own plus and minuses and will take decision accordingly. So last is project selection. अभी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद फोर्थ आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन मींस अभी आपने जो भी सिलेक्शन किया है फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने सोचा नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो नए प्रोडक्ट के लिए जो जो चीजें जरूरी है आपको सब करनी पड़ेंगी। नए प्रोडक्ट के लिए नए लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, नई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो वो सारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ गया, दैट इज एग्जीक्यूशन। एंड लास्ट में फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स जो आपने सोचा था वो वैसा हुआ या नहीं हुआ। आपने सोचा था आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका रिटर्न्स प्रॉफिट कम से कम 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया मींस यू आर एट अ प्रॉफिटेबल पोस्ट। अब और अगर आपका ये जो फॉलोअप में आपको पता चला आपने सिर्फ 20% प्रॉफिट अर्न किया है, आपको सिर्फ 20% प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक्स किए हैं दैट नीड टू बी इम्प्रूव। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक कैपिटल डिसीजंस। आर यू गेटिंग इट? तो जब भी मुझे अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? प्रोजेक्ट फाइंड आउट करूंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। फिर उस प्रोजेक्ट्स को जो भी मैंने ऑप्शंस ढूंढे हैं उनको इवैल्यूएट करूंगी, उसमें से सेलेक्ट करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, एंड लास्टली आई विल गिव अ फॉलोअप। फॉलोअप मींस फाइनल रिव्यू, जो जो मैंने सोचा था वैसा वैसा हुआ या नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे जा रहे हैं। स्टार्ट करूं? कैन वी स्टार्ट नाउ? इसके बाद
whenever we think of capital budgeting decision, capital investment decision, there is always two things. Whenever I think of capital investment decision in a 0 year, immediately, that is, there is some outflow of cash. That is called as initial investment. It is also called as outlay. And after you make investment from first year, you will start earning. आपको profit होना चालू होगा. That is inflow of cash. Okay. देखो जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे एक नया लैंड खरीदना है, तो देयर इज लैंड खरीदना है मतलब खर्चा होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस मैम. अगर आपको खरीदना है तो देयर इज एक्सपेंसेस, एंड इफ देयर इज एक्सपेंसेस मींस आप खर्चा करने वाले हो तो आपके जेब में से पैसा जाने वाला है. देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश. क्या होगा आपको? आउटफ्लो ऑफ कैश. एंड व्हेन यू रिसीव मनी, आपके पास आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका प्रोजेक्ट सेट हो गया, तो आपको उससे अर्निंग्स आना चालू हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लो ऑफ कैश. यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है? Now how do we calculate cash inflow? Cash outflow is very simple. Cash outflow मतलब क्या होता है? Cash outflow का मतलब होता है जो भी कैश जाता है. आपने मशीनरी 10 लाख की खरीदी, आपने परचेज किया 10 लाख की मशीनरी, 10 लाख, उसका इंस्टॉलेशन आपने खर्चा किया. अभी मशीनरी खाली ला के तो नहीं रखोगे ना, इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा. इंस्टॉलेशन 1 लाख किया, तो आपका खर्चा कितना हुआ? टोटल आउटले कितना हुआ? टोटल आउटफ्लो कितना हुआ? आउटफ्लो बोलो, आउटले बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, कितना हुआ? 10 लाख की मशीनरी, 1 लाख इंस्टॉलेशन, तो मेरा खर्चा कितना हुआ मशीनरी पे? व्हाट इज माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट? 11 लाख. 11. करेक्ट. सो दिस इज माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो ऑफ कैश. अब मेरा इनफ्लो क्या क्या होता है? What is my inflow of cash? Inflow of cash means cash profit of the business. Inflow of cash का मतलब क्या होता है? Cash profit of the business. अब ये समझना बहुत जरूरी है. Cash profit of the business क्या होता है? Suppose आपने ना एक नया मशीनरी लगाया था, आपने न्यू मशीनरी लगाया, तो उससे सेल्स हुआ. ध्यान देना, आई विल बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस. सेल्स में मेरे पास कैश आता है, देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश. आईसी मींस इनफ्लो ऑफ कैश. ठीक है. फिर उसमें से एक्सपेंसेस होता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. एक्सपेंसेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल खर्चा किया, वेजेस खर्चा किया. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आया रॉ मटेरियल, wages, other expenses, interest, depreciation. अभी ये depreciation जो expenses है, ये expense है, but do you think इसमें कैश जाता है? रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो there is outflow of cash, OC. वेजेस जब पे करोगे तो भी आउटफ्लो ऑफ कैश है. अदर एक्सपेंसेस जैसे लाइट बिल हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, मशीनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, इन सब में आउटफ्लो ऑफ कैश है. इंटरेस्ट पे किया तो वो भी आउटफ्लो ऑफ कैश है. आपने मशीनरी लेने के लिए लोन लिया रहेगा, तो उस पे जो इंटरेस्ट आप पे करोगे दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश. Depreciation is what?
आपने डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट किया है? आप क्या करते हो, एसेट की वैल्यू कम करते हो। सपोज ये 11 लाख का एसेट है, उसमें से आपने 10% डेप्रीसिएशन माइनस किया, तो आपने क्या किया, ये डेप्रीसिएशन यहाँ से माइनस किया 1,10,000 और इसको पीएनएल में दिखा दिया यहाँ पे 1,10,000। इज देयर एनी आउटफ्लो ऑफ कैश? आउटफ्लो ऑफ कैश है क्या? आपको मालूम है डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। When we charge depreciation account debit to asset. Do you remember? To asset या to machinery, जो भी बोलो. Is there any outflow or inflow of cash? Depreciation is just a book adjustment. क्या है ये? Book adjustment है. ना मेरे पास कैश आया, ना मेरे पास से कैश गया. Yes or no? So जब हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे या कैश प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो उसमें डिप्रीसिएशन नहीं लेना है. लेकिन अगर डिप्रीसिएशन नहीं लोगे तो आपका आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट ज्यादा आएगा. अभी सपोज ये 50 लाख है, 50 लाख. ओके, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रॉ मटेरियल है 30 लाख, वेजेस है 10 लाख, अदर एक्सपेंसेस है 1 लाख, इंटरेस्ट है 2 लाख, रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा कम करती हूँ 25 लाख. ये इसको भी मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, सिंपल करती हूँ 1 लाख. ओके, आपने डिप्रीसिएशन चार्ज किया 1 लाख. अभी 50 में से 25 35 गया तो 15 बचा, 15 और 4 और गया तो 11 लाख बचा. So this is your net profit before tax, 11 lakh. अभी आपको टैक्स पे करना है 30%. टैक्स कितना पे करना है? 30%. 30% टैक्स मीन्स 3,30,000, 3.3 lakhs. So what is your net profit after tax? कितना होगा? 7.7 lakhs. मैंने क्या किया, ये सेल्स में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, दैट इज 7.7 लाख. अब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे आया है 7.7 लाख, दिस इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन विच इज, ये जो डेप्रीसिएशन मैंने माइनस किया इसमें कोई भी कैश नहीं गया, तो ये जो डेप्रीसिएशन मैंने माइनस किया उसको मैं वापस ऐड कर दूंगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन से कैश नहीं जाता है. मैंने 1 लाख ऐड कर दिया, तो एक्चुअली मेरा कैश प्रॉफिट कितना है? माय कैश प्रॉफिट इज, दैट इज माय कैश इनफ्लो इज 8.7 lakhs. समझ में आया? डेप्रीसिएशन माइनस करना जरूरी है, क्योंकि डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करती यहाँ पे. तो मेरा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 12 लाख आता. अज्यूम दैट मैंने डेप्रीसिएशन अगर नहीं माइनस किया होता तो क्या होता? 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख. डेप्रीसिएशन नहीं लेती तो ये जीरो रहता, तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 लाख आता. 12 लाख आता तो उस पे मैं टैक्स ज्यादा पे करती 3.6. तो मेरा जो एक्चुअली ये जो 3.6 मैं गवर्नमेंट को क्यों ज्यादा दूं? बराबर, इसलिए डेप्रीसिएशन पहले माइनस करते हैं और बाद में डेप्रीसिएशन वापस ऐड कर देते हैं टू कैलकुलेट कैश प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? सो दैट इज कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. समझ में आया? मेरा टैक्स कितना है? 30% ऑफ नेट प्रॉफिट. 12 का अगर मैं 30% कैलकुलेट करती हूँ तो 3.6 आता है. सो यू कैन सी, जब मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर रही थी तो मेरा टैक्स था 3.3. अब मैंने टैक्स डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया, डेप्रीसिएशन 0 रखा, तो मैं गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स दे रही हूँ. व्हाई डू आई पे मोर टैक्स टू गवर्नमेंट?
इसके लिए डेप्रीसिएशन नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, डेप्रीसिएशन नॉर्मली हम लोग पहले लेस करते हैं और बाद में वापस ऐड कर देते हैं, सो दैट वी अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट कैश प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय कैश प्रॉफिट और कैश इनफ्लो. आर यू गेटिंग इट? सो आज हम लोगों ने दो वर्ड सीखे, वन इज कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो. आउटफ्लो मीन्स इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो मीन्स मेरा एनुअल प्रॉफिट. दैट एनुअल प्रॉफिट इज कैश प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, क्लियर है? अभी इसके अलावा देयर इज वन मोर वर्ड, सैल्वेज. डू यू नो व्हाट इज सैल्वेज? आप लोगों ने पढ़ा है सैल्वेज क्या होता है? सैल्वेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैल्वेज? व्हाट डू यू मीन बाय सैल्वेज? सैल्वेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैल्वेज? Salvage is the scrap value of the machine at the end of the year, end of life. Scrap value of machine at the end of its life. आपने जो मशीनरी खरीदी उसकी लाइफ 10 साल थी, 10 साल के बाद वो कितने में बिकेगी, दैट इज सैल्वेज. और स्क्रैप वैल्यू, उसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं. आर यू गेटिंग इट? सैल्वेज को हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू ऑल्सो. 10 साल आपने ना 11 लाख की मशीनरी खरीदी, 10 साल के बाद अगर वो 1 लाख में बिकने वाली है तो दैट इज द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीनरी. मतलब आपने 10 साल उसको यूज किया, 10 साल के बाद भी जब आप बेचोगे तो कुछ तो आपको मिलेगा, दैट इज सैल्वेज वैल्यू. वर्किंग कैपिटल, अभी आपने नई मशीन खरीदी तो नई मशीन चलाने के लिए पैसा तो लगेगा ना, दैट इज वर्किंग कैपिटल. आपने नई मशीन खरीदी तो उस नई मशीन के लिए नया खर्चा आएगा ना, उसके लिए नया इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, नए लोग अपॉइंट होंगे, मैन पावर लगेगा, उसके लिए नया रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगेगा एक्स्ट्रा. तो ये सारे जो एक्स्ट्रा खर्चे आपके पास आएंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगा. ये सब खर्चा करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. सो यू विल बी रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल. So that is working capital, extra amount required to run the new machine. That is your extra working capital. So आज के लिए इतना ही. आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, कल हम लोग अभी प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे. We'll do the first method of capital budgeting. Is that clear? कल हम लोग 2-3 मेथड करेंगे, परसों 2-3 करेंगे और खत्म करेंगे. Okay? Is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. चलो, see you all. Bye. Take care. Bye, ma'am. I'll send the recording today only. Okay? Chalo, bye.